ओके क्लास, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। ओके गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नया टॉपिक हम लोग करने वाले थे। नया टॉपिक आज का है बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी। कल तक जितना बताए थे उसमें कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? नो सर, आगे बढ़ते हैं। ओके, बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी आज शुरू करते हैं। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह डिस्कस करेंगे, क्या क्या रिस्क वगैरह हो सकती हैं। उसके पहले जरा मुझे एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना, क्योंकि आई डोंट हैव माइक्रोफोन टुडे। आज मैं क्लियर है ईयरफोन सर। भूल गया। यस सर, एकदम क्लियर क्लियर है है। सर। ठीक है। अच्छा, ये लैपटॉप के माइक से मैं काम चला रहा हूँ, आज मैं ईयरफोन भूल गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क ऑफ नेटवर्क सर इंट्रूजन जयदीप देखेंगे। का सर एक क्वेश्चन है सर, वो मैसेज में दिया है फिर से। मैसेज में Jaideep, I have a question, but that is a overall question. I will ask you later. Okay, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जब भी आप पूछो। स्टार्ट करें? यस सर, कंटिन्यू करिए तब। हाँ। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ इंट्रूजन देखेंगे। इंट्रूजन का मतलब होता है पेनिट्रेशन, अनवांटेड ट्रेसपास। आपके नेटवर्क में कोई अनवांटेड अगर ट्रेसपास कर रहा है, उसमें इंट्रूजन कर रहा है, वही सारी चीजें हम लोग देखेंगे। कितने तरह के इंट्रूजन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है। और इनमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जिससे हम लोग रूबरू भी हो चुके होंगे कभी ना कभी, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। रिस्क ऑफ नेटवर्क इंट्रूजन से पहले देखते हैं रिस्क क्या है। कोई भी हमारे नेटवर्क में अगर अनवांटेड ट्रेसपास करता है, मतलब हमारे नेटवर्क में हमारी परमिशन के बिना अगर उसमें घुसता है, पेनिट्रेट करता है, तो उसके रिस्क क्या क्या है। रिस्क सबसे पहले तो है इंफॉर्मेशन थेफ्ट। आपके अपने इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहेगा, उसकी चोरी। और आप सोच रहे हैं चलो यार पर्सनल है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, क्या ऐसा करना है। आप सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। आप अगर ऑफिस में काम करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आपके ऑफिस की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर लीक होती है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर योर ऑफिस ऑल्सो। तो आप बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही ये चीज घातक है। ठीक है। चाहे कनेक्शन वायर्ड हो, चाहे कोई नेटवर्क वायर्ड हो, चाहे वायरलेस हो, सिक्योरिटी रिस्क हर जगह रहता है। इंफॉर्मेशन थेफ्ट कहीं से भी हो सकती है, चाहे आपका वायर्ड नेटवर्क हो, चाहे वायरलेस नेटवर्क हो। ठीक है। कहीं हो सकता हो कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में कोई फ्लॉ हो, या कोई आप हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, उस हार्डवेयर में कोई फ्लॉ हो। ठीक है, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा रिस्क है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पहचान। आप में से किसी ने मूवी देखी होगी, वो एक हॉलीवुड की मूवी है, बॉर्न आइडेंटिटी। देखिए क्या? नो सर। हॉलीवुड नहीं देखते? चलो कोई नहीं। होता क्या है देखता हूँ उसमें सर, मगर उतना खास हाँ नहीं। सर, हाँ सर। कि मतलब बेसिकली मैं समझाने के लिए उसका एग्जांपल लिया था कि आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन अगर कोई और यूज करने लगे। जैसे आजकल यहाँ पे एक फेसबुक पे एक बड़ा सही ट्रेंड चला हुआ है कि कोई आपकी आईडी दूसरी बना ले रहा है, आपके फ्रेंड्स को रेप्लिकेट कर ले रहा है। मतलब आपके जितने इधर फ्रेंड्स है, बोले मेरी नई आईडी है, पुरानी आईडी खराब हो गई, हैक हो गई, नई आईडी बना ले रहा है। और आपके ही दोस्तों से वो बंदा चैट करके कह रहा है कि मैं यहाँ एडमिट हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। सुनने में आया होगा आपके, आजकल बहुत चल रहा यस सर। यस सर। है ना। 5,000 रुपए दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और समथिंग लाइक दैट। तो एक तरह से आपकी आइडेंटिटी ही तो चुरा रहा है, आपकी पहचान का ही तो इस्तेमाल कर रहा है।
ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। तीसरा, डेटा लॉस और मैनिपुलेशन। आपके डेटा को डिलीट कर दे या उसमें चेंजेस कर दे, मैनिपुलेट कर दे। एक वायरस आया था, आप लोगों ने सुना होगा, रैंसमवेयर, सुना था? हाँ यस सर। सर। यस सर। रैंसमवेयर में क्या होता था, वो आपके सिस्टम का ही डेटा आपके सिस्टम पे ही एनक्रिप्ट करके वहीं रख देता था और पैसे मांगता था कि लाओ पैसे दो, तब उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, है ना। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। वो आपसे फिरौती मांगता था आपके डेटा को ही लेके, ठीक है। तो डेटा लॉस मैनिपुलेशन ये भी आपका एक रिस्क है, ये भी इंट्रूजन से होता है। फिर डिसरप्शन ऑफ सर्विस, मतलब आपको जो सर्विस मिल रही है वो सर्विस आपको मिलनी बंद हो जाएगी, ठीक है, उसमें इश्यूज आने लगेंगे। तो ये सारे रिस्क होते हैं किसी भी एक नेटवर्क में इंट्रूजन के, मतलब अनवांटेड ट्रेसपास के, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, डेटा लॉस एंड मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट और डिसरप्शन ऑफ सर्विस। आप किसी पेज का एक्सेस कर रहे हैं, वो पेज एक्सेस हो ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी ट्रेसपास से पॉसिबल है, ठीक है। अब सोर्सेस क्या है, कहां कहां से ये थ्रेट आते हैं? सोर्सेस में है सबसे पहले तो एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट हमारे नेटवर्क पे नहीं होते, ये वैन पे होते हैं, रिमोटली हमारे सिस्टम में वो इंट्रूजन करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स arise from individual working outside of an organization. They do not have authorized access to the computer system or network. External attackers work their way into a network mainly from the internet, वायरलेस लिंक और डायल-अप एक्सेस सर्वर। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस तरह की इंट्रूजन आपकी इंटरनेट के थ्रू आती है, आपके अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में लोकल एरिया नेटवर्क से नहीं आती। यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के थ्रेट्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्सटर्नल में क्या हो रहा है कि एक हैकर है जो इंटरनेट की हेल्प से xyzcorp.com का वेब सर्वर क्रैश कर दिया, ठीक है। और इंटरनल में क्या है, इंटरनल नेटवर्क में XYZ कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल नेटवर्क, इनके नेटवर्क से टॉप सीक्रेट फाइल्स को चुरा रहा है, उन्हीं के नेटवर्क से जुड़ के डायरेक्टली। So this is an indirect type of attack and this is a direct kind of attack, ठीक है। फिर एक आता है सोशल इंजीनियरिंग, ये भी बहुत आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। आप में से कोई है जो वो फोन कॉल वगैरह से शिकार बना है? किसी के पैसे वैसे लॉस हुए हों, फोन कॉल पे बंदा आपको मैनिपुलेट करके? आज नहीं लाया। नो सर। नो सर। चलिए, आप सभी लोग स्मार्ट हैं। सोशल इंजीनियरिंग, जैसे एक होता है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, हम लोग के सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मे बी व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, लिंक्डइन हुआ, ट्विटर हुआ, ये सारे सोशल साइट्स हैं। इससे हम लोग डिजिटली सोशली लोगों से जुड़ते हैं। अगर सोशल साइट्स की हेल्प लेके अगर आपको कोई मैनिपुलेट करे टू डू एनीथिंग, ठीक है, वो चीज कुछ भी हो सकती है। वो चीज हो सकती है कि वो आपकी आइडेंटिटी चुराए, वो चीज हो सकती है कि आपके बैंक डिटेल्स को चुराए, ठीक है, या आपके पासवर्ड्स वगैरह वो ले ले, या अभी जैसे एक इसके पहले एक एग्जांपल आया था, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाता है, दैट इज काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ समथिंग और समवन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल। In the context of computer and network security, social engineering refers to collection of techniques
used to deceive internal users into performing specific action or revealing confidential information. कभी फोन आता है कि सर मैं आरबीआई से बोल रहा हूं, आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है, आप हमें अपना डेबिट कार्ड नंबर बताइए, एक ओटीपी जाएगा, बताइए, हम आपका कार्ड यहीं से रिन्यू कर देंगे। आता है, बहुत लोग बताते भी हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने लोग नहीं बताते हैं उससे ज्यादा लोग बता देते हैं। बैंक फ्रॉड होता है जिसमें से सिर्फ 10 या 11% केसेस ही रजिस्टर होते हैं। उस 10-11% केस जो रजिस्टर होते हैं उसमें 0.013% सिर्फ सॉल्व होते हैं, है ना। With these techniques, the attacker takes advantage of unsuspecting legitimate users to gain access to internal resources and private information, such as bank account numbers or password. इन टेक्निक से जो अटैकर होते हैं वो शक ना करने वाले ऐसे लीगल यूजर्स की नकल करते हैं, जैसे कि मैं आपके बैंक का मैनेजर बोल रहा हूं, अपना जरा पासवर्ड बता दीजिए, ठीक है। Social engineering attacks exploit the fact that users are generally considered one of the weakest links in the security. Interesting part ये है कि social engineering attack में एक fact ये है कि जो सबसे weakest जो chain होती है वो खुद user होता है। जो भी customer है वो सबसे कमजोर कड़ी होती है। Social engineering can be internal or external to the organization, but most often do not come face to face with other victims. इसमें ये फेस टू फेस नहीं आते। 3 of the most commonly used technique in social engineering are pre-texting, phishing and wishing. कोई एक्सप्लेन करेगा क्या होता है? किसी को आइडिया? सर टेक्स्ट मैसेज थ्रू किसी को लिंक एक देना और जिसको क्लिक करके कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन ले लेना। बिल्कुल सही। चलिए बाकी हम कर देते हैं। 3 ऐसी टेक्निक है सोशल इंजीनियरिंग की जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। एक तो है आपका प्री टेक्सटिंग, एक है फिशिंग और विशिंग। देखते हैं है क्या ये। प्री टेक्सटिंग में क्या होता है, जो भी हैकर होता है वो अपने जो भी शिकार होता है उसके पास कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है। उस टेक्स्ट मैसेज में वो कोई इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टेक्निक यूज करता है कि आपका मुझे पासवर्ड चाहिए, आपका आईडी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज एमी फ्रॉम द हेल्प डेस्क, वी नीड टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर आफ्टर वर्क आवर्स, व्हाट इज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यू कैन शेयर द पासवर्ड टुमारो व्हेन यू लॉग इन, यू कैन चेंज द पासवर्ड टुमारो व्हेन यू लॉग इन। इन्होंने आईडी पासवर्ड बता दिया। प्री टेक्सटिंग का एग्जांपल देखते हैं। Pre-texting is a form of social engineering where the invented scenario, मतलब एक खुद से क्रिएट किया हुआ एक पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, ठीक है, और उसको टेक्स्ट के फॉर्म में विक्टिम के पास भेज दिया जाता है जिससे विक्टिम कोई इंफॉर्मेशन रिलीज कर पाए। द टारगेट इज टिपिकली कॉन्टेक्टेड ओवर द टेलीफोन। टारगेट को टेलीफोन के थ्रू कॉन्टेक्ट किया जाता है। For pre-texting to be effective, the attacker must be able to establish legitimacy with the intended target or victim. जो भी अटैकर होता है उसको अपने आप को लीगल दिखाना होता है। लेजिटिमेट का मतलब होता है ऑथेंटिक, ठीक है। उसको टारगेट को बिलीव कराना होता है कि हाँ मैं ही सही बंदा हूं, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। This often requires some prior knowledge or research on the part of the attacker. इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी करनी पड़ती है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द टारगेट, टारगेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, करता क्या है एंड ऑल। फॉर एग्जांपल, इफ एन अटैकर नोज द टारगेट सोशल सिक्योरिटी नंबर, दे मे यूज दैट इंफॉर्मेशन टू गेन द ट्रस्ट ऑफ देयर टारगेट। अब ट्रस्ट निकालने के लिए मैं ही अगर आपको फोन करूं और मैं आपकी डिटेल्स सारी मैं शेयर करूं कि आपका इस बैंक में अकाउंट है, आपका ये डिटेल है, ये डिटेल है, ये डिटेल है, आप ये वीजा कार्ड यूज करते हैं, लेकिन कार्ड की सीवीवी बता दीजिए, तो आप कहेंगे हाँ यार कोई ऑथेंटिक बंदा लग रहा है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, पक्का बैंक मैनेजर होगा, चलो बता दो, ठीक है।
द टारगेट इज देन मोर लाइकली टू रिलीज फर्दर इंफॉर्मेशन। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग सबसे इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इवन आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कीजिएगा मत, बहुत आसान होती है फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे को वेब पेज दिखा के उल्लू बनाते हैं। मतलब जैसे मैं यहाँ पे एक पेज रखूं, ये पेज मैं यहाँ पे रख रहा हूं, ठीक है, विजिबल है आपको? मैं अगर आपको कहूं कि मेरा एक पेज है ट्विटर पे, प्लीज उसको फॉलो कर लो, और मैं आपको एक लिंक भेज दूं, आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है, आप कहेंगे अच्छा हाँ ट्विटर का पेज भेजा है तो ट्विटर पे लॉगिन करना पड़ेगा उसको फॉलो करने के लिए, चलो लॉगिन कर लेते हैं। यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर दिया, ठीक है। ये जो पेज है, क्या गारंटी है कि ये ट्विटर का ही लॉगिन पेज है? यहाँ लोगो लगा है इसलिए हो सकता हो कि ये फिशिंग पेज हो। फिशिंग पेज का मतलब, फिशिंग में ऐसा क्या होता है, फिशिंग में एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ पेज क्रिएट किया जाता है और विक्टिम के पास उसको भेज दिया जाता है। विक्टिम क्या करता है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करने की कोशिश करता है, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स आपके ट्विटर लॉगिन का नहीं है या फेसबुक लॉगिन का नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स डेटा कलेक्ट करता है और सीधे जो अटैकर होता है उसके पास, उसके डेटाबेस में एंटर कर देता है, उसके टेबल में आपका यूजर नेम और पासवर्ड चला गया। आप यहाँ क्लिक करते हैं, कुछ नहीं होता है, वापस से ये ट्विटर पे ऐसे रीडायरेक्ट कर देता है। आपको लगता है कि अच्छा हो सकता हो गलती से ना लॉगिन हो पाया हो या पासवर्ड गलत हो गया हो, वापस से अब आपके पास ओरिजिनल पेज है, आपने सेलेक्ट किया, लॉगिन किया और लॉगिन कर लिया, आपका पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपका यूजर नेम और पासवर्ड अटैकर के पास है, अब वो चाहे जो भी करे उससे। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से फेसबुक जो लोग चलाते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग ही चलाते होंगे फेसबुक। यस सर। हाँ, फेसबुक में अक्सर ऐसा आता है कि कितने, मतलब जैसे आपका नाम एस से स्टार्ट होता है तो आप कितने परसेंट कूल हैं, आपका नाम वाई से स्टार्ट होता है तो आप कितने परसेंट कूल है, ऐसे करके बहुत सारे मिनी एप्स आते हैं ना। ये देखा होगा आपने, कोई होता है कि कोरोना बैच लगा देंगे, कोई होता है वैक्सीनेशन बैच लगा देंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि 87% जो उसमें होते हैं वो फिशिंग ही है ना। इस तरह के जितने भी आपके मिनी गेम्स, मिनी एप्स, ये परसेंटेज बताने वाले, लव परसेंटेज बताने वाले, 87% उसमें आपके फिशिंग ही है। वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही करते हैं और उसके बाद लोग परेशान होते हैं, मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरी आईडी से लोग पैसा मांग रहे हैं, तुम्हारा फेसबुक हैक हो गया तो ये हो रहा है वो हो रहा है। आप खुद अपनी इंफॉर्मेशन जब अटैकर को थाली में सजा के मिठाई के साथ आप उसको पेश कर रहे हैं तो क्या होगा। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप तो अवेयर हो। आप देखिए, आप लोग टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोग अवेयर हो सकते हैं, आप और लोगों की भी अवेयर कीजिए। ये जो भी सिक्योरिटी में कहा ना, सबसे ज्यादा वीक चेन, वीकेस्ट पॉइंट यूजर खुद होता है। एक एग्जांपल मैं बताऊं, when it was the time of demonetization, तो I was standing in the queue of an ATM, वहां पे बड़े मुश्किल से नंबर आया, तब तक एक अंकल आए बूढ़े से। It was the time after the demonetization, उसके कुछ दिन बाद की बात। एक अंकल आए, उन्होंने बोला बेटे मेरे पैसे निकाल दो,
10,000 निकाल दो और ये लो कार्ड और ये लो पिन, ठीक है। पता नहीं, मैं उस बंदे को पहली बार जहाँ देखा था। अब उन्होंने फिर उसके बाद गाली देना शुरू किया गवर्नमेंट को, कोई सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं है, सब डिजिटल कर दिया, सब ये पैसे लूट रहे हैं, इनके 5,000 गए, इनके 10,000 गए। हम कहे अपने घर की चाबी और सेफ की चाबी आप ले आके चौराहे पर रख दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हो सिक्योर नहीं है। कोई उसमें गोदरेज कंपनी की गलती है क्या जो अलमारी बना रही है? यही कंडीशन है इस समय। अब बात करते हैं विशिंग और या फोन फिशिंग। वी स्टैंड फॉर वॉइस। इसमें एग्जैक्टली यही काम होता है, लेकिन आपको कॉल की जाती है। बंदा अलग अलग नंबर से कॉल करता है और आपकी वेरिफिकेशंस, आपकी ऑथेंटिक मतलब आपकी ऑथराइजेशंस कलेक्ट करता है। कॉल करके अक्सर ऐसा होता है कि डेबिट कार्ड नंबर बताइए, सीवीवी बताइए, तो हम आपका कार्ड अपडेट कर देंगे। या आप जीत गए हैं 3 करोड़ रुपए, इस अकाउंट में 2,000 रुपए देके आप रिलीज करा सकते हैं। गए 2,000, खोजते रहो। उसके बाद गलती मोदी जी की होगी उसके बाद की, अरे इतना सिक्योरिटी काहे कर दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस पे। क्या होते हैं वायरसेस, क्या होते हैं वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? Social engineering is the common security threat which preys upon human weakness to obtain desired result. In addition to social engineering, there are other types of attack which exploit the vulnerabilities in computer software. अब आपके सिस्टम पे किस तरह के अटैक्स होते हैं, आपके कंप्यूटर पे किस तरह के अटैक्स होते हैं? अभी तक तो ह्यूमन अटैक्स थे। All of these are types of malicious software introduced into a host. They can damage a system, destroy data, as well as deny access to network, system, or services. They can also forward data and personal details from unsuspecting PC users to criminals. In many cases, they can replicate themselves and spread to other hosts connected to the network. ठीक है? इस तरह के एप्लीकेशन होस्ट मशीन पे डिप्लॉय किए जाते हैं ताकि उनके सॉफ्टवेयर्स पे, उनके एप्लीकेशंस पे, उनके फाइल्स पे, उनके डेटा पे अटैकर्स का लीड हो जाए। ठीक है, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मतलब अपनी कॉपी भी बना सकते हैं और उसे नेटवर्क पे, आपके जो लोकल एरिया नेटवर्क है उस पे उसकी कॉपी भी बना सकते हैं कई सारे सिस्टम पे। Sometimes these techniques are used in combination with social engineering to trick an unsuspecting user into executing the attack. कई बार ऐसा होता है कि इस टेक्निक का यूज सोशल इंजीनियरिंग के साथ किया जाता है। श्योर शॉट हो जाता है कि अब तो बंदा गया। वायरसेस, एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे। A virus is a program that runs and is spread by modifying other programs or files. ये दूसरे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनको करप्ट करता है, जिसको कहते हैं ना सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। क्यों करप्ट हो गया? दैट इज बिकॉज ऑफ एनी वायरस। अ वायरस कैन नॉट स्टार्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप नहीं शुरू होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। मैं वायरस की बात कर रहा हूँ। वायरस कैन नॉट बी एक्टिवेटेड बाय देमसेल्फ, इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। A virus may do nothing more than replicate itself and spread. वायरस खाली अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा और
स्प्रेड करेगा, ठीक है। Though simple, even this type of virus is dangerous as it can quickly use all available memory and bring a system to a halt. ये फिर भी डेंजरस इसलिए है, अपनी कॉपी बनाएगा और अपनी जो हमारे सिस्टम की प्राइमरी मेमोरी होगी उसको फुल कर देगा। तो होगा क्या, सिस्टम हैंग होने शुरू हो जाएंगे, सिस्टम धीरे धीरे स्लो हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जो आप सिस्टम छूने का मन नहीं करेगा, इतना स्लो चलेगा। A more serious virus may be programmed to delete or corrupt a specific file before spreading. Viruses can be transmitted by email attachment, downloaded file, instant messages via diskette, CD और USB devices. कोई भी ऐसी रिमूवेबल मीडिया हो, चाहे कोई भी ऐसी मीडिया हो जिससे हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएं, वायरस वहां से पहुंच सकते हैं। वर्म्स। A worm is similar to a virus, but unlike a virus, does not need to attach itself to an existing program. A worm uses a network to send copies of itself to any connected host. Worms आपका नेटवर्क पे काम करते हैं, वो नेटवर्क पे अपनी कॉपीज बनाते जाते हैं हर होस्ट पे। यहाँ नाइलेट में अगर 150 सिस्टम है तो हर सिस्टम पे वो अपनी कॉपी बनाता जाएगा। Worms can run independently and spread quickly. बहुत जल्दी फैल जाते हैं। They do not necessarily require activation or human intervention. कोई एक्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती और ह्यूमन इंटरवेंशन की नहीं, वो अपने आप हो जाता है। Self-spreading network worms can have a much greater impact than a single virus and can infect large part of the internet very quickly. Self-spreading जो नेटवर्क वर्म्स होते हैं अपनी इतनी कॉपी बना देते हैं नेटवर्क पे कि मुश्किल हो जाती है उसे हैंडल करना, बहुत उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है। Trojan horses. A Trojan horse is a non-self-replicating program. ये अपनी रेप्लिका नहीं बनाता, अपनी कॉपी नहीं बनाता। That is written to appear like legitimate program. बिल्कुल ओरिजिनल प्रोग्राम की ही तरह लिखा जाएगा इसको, बिल्कुल ओरिजिनल प्रोग्राम की ही तरह ये आपका एप्लीकेशन फंक्शन कर रहा है, ओरिजिनल प्रोग्राम की ही तरह आपका ये एप्लीकेशन ये डेवलप हुआ पड़ा है, प्रोग्राम डेवलप हुआ है। When in fact it is an attack tool, लेकिन वो एक अटैक टूल है। A Trojan horse relies upon its legitimate appearance to devise the victim into legitimate appearance to deceive the victim into initiating a program. It may be relatively harmless or can contain code that can damage the content of the computer's hard drive. Trojan can also create a backdoor into the system, allowing hackers to gain access. Trojan horses अलग से आपको एप्लीकेशंस इसके नहीं मिलेंगे, अलग से आपको ट्रोजन नहीं दिखेगा। ट्रोजन बेसिकली जो हमारे एक्चुअल जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं की तरह बिल्कुल दिखता है, लेकिन उनका काम क्या होता है, या तो वो कोई ऐसा बैकडोर ओपन कर देगा, फायरवॉल का कोई पार्ट ओपन कर देगा जिससे आपके नेटवर्क पे किसी का एक्सेस हो जाए, या तो कोई वायरस को इनिशिएट करने के लिए प्रोग्राम हो सकता है वो, ठीक है, या आपकी सिस्टम रिसोर्सेज को भी वो डैमेज कर सकता है। अब आते हैं डॉस और ब्रूट फोर्स अटैक। डॉस अटैक्स क्या होते हैं? डॉस का यहाँ पे मतलब होता है डिनायल ऑफ सर्विस। आप अपने सिस्टम से कोई काम करवाना चाहते हैं और वो आपको मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। छोटा सा एग्जांपल इसका डे टू डे लाइफ वाला है कि सिस्टम आपका हैंग हो जाता है, आप उससे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई फाइल भेजना चाहते हैं, वो नहीं भेजता क्योंकि वो कहीं और बिजी होता है, उस पर कोई अटैक हुआ पड़ा है, वो उसमें बिजी है, आपके कहे हुए बात को वो नहीं सुन रहा, ठीक है। DOS attacks are aggressive attacks on an individual computer or group of computer with an intent to deny service to intended users. DOS attack can target end user systems, servers, routers and network links. किसी भी चीज पे अटैक किया जा सकता है DOS अटैक।
मैं एक छोटा सा डॉस अटैक आपको बताऊंगा भी कैसे करते हैं, बस ये समझाने के लिए कि कैसे करते हैं, करना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं, बहुत आजकल वो चलता भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए आसान रहेगा। सिस्टम में मैंने आपको पिंग बताया था, पिंग बताया था ना, सबको पता है पिंग क्या होता है। यस हम अपने यस सर। सिस्टम से डेस्टिनेशन पे कोई कुछ अमाउंट ऑफ डेटा भेजते हैं, वो हमें रिप्लाई करता है, हमें पता चल जाता है वो सिस्टम है, जिंदा है। हाँ अगर सर। मैं उस सिस्टम को, अपने डेस्टिनेशन सिस्टम को इतना ज्यादा बिजी कर दूं कि वो मेरा ही रिप्लाई करता रह जाए, कि वो अपना भी काम ना कर पाए, तो मैं एक तरह से उस सिस्टम पे मैं डॉस अटैक परफॉर्म कर रहा हूं। अब वो सिस्टम डिनाई कर रहा है अपने ओनर को उनकी सर्विस देने के लिए, हमको खाली बाइट्स ऑफ डेटा हमें रिप्लाई कर रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए देखते हैं डॉस अटैक होते क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसमें भी कई तरह के होते हैं। DOS attacks are aggressive attack, हाँ ये तो हो गया। In general, DOS attack seeks to flood a system or network with traffic to prevent legitimate network traffic from flowing। फालतू डेटा से इतना ज्यादा नेटवर्क को फ्लड कर देता है कि जो एक्चुअल जो काम होता है उस नेटवर्क पे वो परफॉर्म ही ना हो। डिसरप्ट कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड सर्वर टू प्रिवेंट एक्सेस टू द सर्विस। क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन को डिसरप्ट कर देता है, जिससे क्लाइंट सर्वर को एक्सेस कर ही नहीं पाता। There are several type of attacks, DOS attacks. Security administrator need to be aware of types of DOS attack that can occur and ensure that the network are protected. Two common DOS attacks are, एक होता है sin flooding या synchronous flooding। इसमें क्या होता है, a flood of packets sent to a server requesting the client connection, ठीक है। The packet contain invalid source IP addresses. The server becomes occupied trying to respond these fake requests and therefore cannot respond to legitimate ones. इसमें क्या होता है, इसको सुनिए। इस तरह के अटैक को सर्वर पे परफॉर्म किया जाता है, सीधे सर्वर को अटैक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि फर्जी आईपी से जो डेटा पैकेट्स हैं उसमें फर्जी सोर्स एड्रेस डाला जाता है, इनवैलिड सोर्स आईपी एड्रेसेस डाले जाते हैं, और ऐसे कम से कम हजारों लाखों पैकेट सर्वर के पास भेजते हैं। सर्वर को लगता है हमसे कोई पेज मांग रहा है देखने के लिए, और उन फर्जी आईपीस पे वो रिप्लाई करना शुरू कर देता है। जब फर्जी आईपीस पे रिप्लाई करना शुरू कर देगा तो सर्वर उसी में बिजी हो जाएगा। अगर मान लो किसी सर्वर पे 50,000 अलग अलग आईपीस से रिक्वेस्ट आ जाए और सारी फर्जी हो, तो उन 50,000 आईपीस पे वो अपने पेज को भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो आपके जो एक्चुअल हैं, जो लेजिटिमेट हैं, जो ऑथेंटिक यूजर्स हैं, उनके पास पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सर्वर तो आपका वहां पे बिजी है नॉन लेजिटिमेट यूजर्स को सर्व करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के अटैक को सिंक्रोनस फ्लडिंग कहते हैं। फिर आता है पिंग ऑफ डेथ। पिंग ऑफ डेथ का भी नाम आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, और ये सारी चीजें और अच्छे से कर करके बताई जाएंगी। अगर साइबर सिक्योरिटी करके एक है आपका कोर्स, वहां पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं करके, और बचने का भी बताया जाता है। पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है, पैकेट दैट इज ग्रेटर देन इन साइज एंड मैक्सिमम अलाउड बाय आईपी 65,535 बाइट्स। एक आईपी से मैक्सिमम जो साइज अलाउड होती है पिंग करने की, वो होती है 65,535। अगर इससे ज्यादा हो और बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो आपका जो टारगेट सिस्टम है वो बिजी रह जाएगा खाली इसके रिप्लाई देने में, ठीक है। पिंग ऑफ डेथ आजकल बहुत रेयर हो गया है, क्योंकि हम लोग के नेटवर्क पे हर हॉप पे इस चीज को ब्लॉक कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है। कोई भी ऐसे पिंग
डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस में क्या था, हम एक सिस्टम से। सर रिपीट करिए एक बार, आपने जो बोला था। ये नेटवर्क चला गया था बीच में। कौन सा पोर्शन रिपीट करूं प्रिया, इसमें से बताइए। पिंग जो ऑफ डेथ। आपने अभी बोला था। हाँ। पिंग ऑफ डेथ में क्या होता है कि जितना अलाउड हम लोगों का साइज है पैकेट का 65,535 बाइट्स, इससे कहीं ज्यादा डेटा हम डेस्टिनेशन पे भेजते हैं, डेस्टिनेशन बिजी हो जाता है इसी को रिप्लाई देने में, ठीक है, और वो अपना एक्चुअल जो काम उसका होता है वो नहीं कर पाता। इसको कहते हैं पिंग ऑफ डेथ। आजकल पिंग ऑफ डेथ नहीं चलती, हर हॉप पे इस चीज को ब्लॉक कर दिया जाता है, हर राउटर ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन सिंक्रोनस फ्लड भी चलती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस मैंने आपको बताया था कि कोई सिस्टम फालतू कामों में बिजी होकर लेजिटिमेट वर्क्स को मना कर दे रहा है, फालतू कामों में बिजी हो जा रहा है, जो अटैकर हो रहा है वो उससे फालतू काम करवाने लग रहा है और एक्चुअल काम में बिजी हो जा रहा है। लेकिन ये तो एक अटैकर का है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, ऐसे सैकड़ों उसके पास फालतू रिक्वेस्ट जाने लगती है, सैकड़ों, हजारों, सम केसेस में हजारों टाइप ऑफ रिक्वेस्ट उसके पास एट अ टाइम पहुंच रही है, जो भी सर्वर है, और हजारों लोगों को जो कि वो बिना मतलब के हैं, फालतू हैं, उनको रिप्लाई खाली दे रहा है वो, तो अपने एक्चुअल काम से वो भटक जाएगा और यही काम करता रह जाएगा। ये थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड होता है और ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान से जो डैमेज होगा 100 इंसान करेंगे, 100 इंसान से ज्यादा डैमेज होगा। फिर आता है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स आपका बेसिकली नेटवर्क डाउन करने के लिए नहीं है। ब्रूट फोर्स अटैक है किसी भी पासवर्ड को या किसी एक्सेस को क्रैक करने के लिए, डेसिफर करने के लिए। जनरली जब हम लोग कहीं पासवर्ड डालते हैं तो कहता है कि 3 बार डालो, उसके बाद हम लॉक कर देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि पासवर्ड जो इंसान डालता है जनरली कहां से वो वर्ड निकल के आता है? डिक्शनरी से आता है। कोई भी पासवर्ड है, जैसे मैं ही अपना कोई एक पासवर्ड डाला हूं naileit@123 या कुछ भी डाला हूं सैमसंग फिर अपना डेट ऑफ बर्थ, फिर ऐसे करके कोई भी पासवर्ड डाला हूं, तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स आ कहां से रहे हैं? डिक्शनरी से आ रहे हैं। अगर कोई ऐसी टेक्निक यूज कर दी जाए कि जहां आपका पासवर्ड डालना है वहां पे मैं कोई एक डिक्शनरी से लगातार वर्ड्स वहां पे इंसर्ट करता जाऊं, एक इंसर्ट करूं, नहीं चला दूसरा करूं, नहीं चला तीसरा करूं, चौथा करूं, पांचवा करूं, ठीक है, और मैं खुद ना करूं, इसके लिए प्रोग्राम लिख दूं तो मेरा कंप्यूटर 1 सेकंड में 1000 पासवर्ड डाल के चेक करे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं, है ना? ऐसा हो सकता है। इस तरह के अटैक को कहते हैं ब्रूट फोर्स अटैक। अक्सर आप लोगों में से कोई हॉलीवुड मूवी नहीं देखता है, लेकिन उसमें अक्सर जेम्स बॉन्ड वगैरह में, चाहे मिशन इम्पॉसिबल में, वो क्या करते हैं? ब्रूट फोर्स अटैक इंप्लीमेंट करते हैं दरवाजों के लॉक्स को खोलने के लिए। नंबर इंटीजर्स अगर 10 डिजिट का है, 10 डिजिट का कोई पासवर्ड है, इंटीजर है, तो 10 डिजिट में क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लग सकते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम से लगा के लगातार उसमें इनपुट दिया जाता है, तब तक जब तक कि जो उसका एक्चुअल पासवर्ड वो निकल के ना आ जाए। एक मिनट दीजिए पानी की। ये मंगाए क्या?
अब आते हैं स्पाईवेयर, ट्रैकिंग कुकीज, एडवेयर और पॉपअप्स पे। स्पाईवेयर क्या होता है? देखो मैं थ्योरेटिकली इतना नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा, थ्योरेटिकली आप लोग पढ़ भी सकते हैं। स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूसी। अगर आपके सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अगर अटैकर भेजे जो आपके सारे मूव्स को, सारे जो आप चला रहे हैं, जो डाउनलोड कर रहे हैं, जो प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, इन सब की डेटा उठा के, सबका लॉग उठा के वो अटैकर के पास भेजता रहे, वो को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और ये इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर्स के पास भेजी जाएगी। ठीक है, इसमें पासवर्ड्स भी हो सकते हैं, आपका अकाउंट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अटैकर के पास इस तरह के एप्लीकेशन भेज देते हैं। तो अपने सिस्टम में कुछ भी चलाओ ना चलाओ, स्पाईवेयर तो जरूरी एक बार चला दो, एंटी स्पाईवेयर, जिससे जो भी स्पाईवेयर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाए। मैं अभी इसके बाद बता दूंगा कि आप कहाँ से सबसे एक्यूरेट काइंड ऑफ एंटीवायरस या स्पाईवेयर्स या इस तरह के कुकीज वगैरह हटाने वाले जो भी टूल्स हैं वो कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रैकिंग कुकीज, कुकीज क्या होते हैं कोई बताएगा? मनदीप, कुकीज क्या होते हैं बताएंगे? ये सर ये एक तरह के सर बोल सकते हैं इसको, ब्राउज़र में क्रिएट की जाती है एक फाइल टाइप की, मतलब बोल सकते हैं इसको, जो हमारा सारा डाटा स्टोर करती है सर। जो भी हम ब्राउज़ करते हैं, जो भी हम डाउनलोड, ये सारा डाटा स्टोर करती रहती है। जैसे एक सेशन बनता है वैसे मतलब ये होता है, बट सेशन जो होता है वो कुछ टाइम के लिए वो सर्वर पर बनता है, जो कुकी बनती है वो क्लाइंट पे डाटा को स्टोर करने के लिए बनती है सर। और यही इसी से ही हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी मैक्सिमम कुकीज़ को ही चेक करती हैं कि उसने क्या विजिट किया है, उस तरह की फिर एड्स आती हैं, ऐसा मतलब। और अटैकर्स वगैरह सर इसी की हेल्प से मैक्सिमम डिटेल्स गेन करते हैं सर। ठीक है। और आप में से जयदीप, आप ये बताइए कि कुकीज में और है अवेलेबल आप जयदीप? हेलो सर, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं थी सर। वापस रिपीट कर देता हूँ सर। जॉयदी अवेलेबल है, उसका हेडफोन थोड़ा खराब है इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे पा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप में से कोई भी रिप्लाई दे दो, कोई इशू नहीं है सर। कोई भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड कैश? मनदीप ने एक आंसर दे दिया। और कौन कौन है क्लास में? लेट मी चेक। अच्छा आज मैंने मैसेज डाला है तो सभी लोग आए हैं। और कौन है? मुझे कभी रिप्लाई नहीं आया, मुझे भावना से रिप्लाई नहीं आया। भावना आप अवेलेबल हैं? विश्वजीत से भी रिप्लाई नहीं आया कभी। विश्वजीत आप हैं अवेलेबल? दो जगह लॉगिन है, एक जगह से रिप्लाई दे दीजिए। आज मुझे पलक का रिप्लाई नहीं आ रहा। पलक? यस सर। सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कुकीज एंड कैश? सर जो कैश होता है उसमें से हमारा जो हमारा नॉर्मल डेटा होता है, लेकिन जो हमारा कुकीज़ होता है उसमें हमारे लॉगिन सेव होते हैं और जो भी हमारा सेशन होता है वो भी सेव होता है। जैसे अगर हम अमेज़न पे जाएंगे तो हमारा लॉगिन सेव कर लेता है, हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पिछली बार देखी हैं वो भी वो वहीं पर सेव कर लेता है। परफेक्ट, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जब भी हम किसी भी ई कॉमर्स साइट को ब्राउज करते हैं तो उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने अमेजोन पे कोई शर्ट देखी, अमेजोन पे कोई फोन देखा या कोई भी एक प्रोडक्ट देखा, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारे सोशल साइट्स पे भी उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऐड आने लगते हैं।
हमने जिस ब्रांड का देखा था, जो मॉडल देखा था, एग्जैक्ट वही मॉडल थोड़ी देर बाद फेसबुक के एड्स में हमें दिख रहा है या गूगल एड्स में दिख रहा है। ये कैसे होता है? ये होता है कुकीज के थ्रू। कुकीज हमारे हर ब्राउजिंग पैटर्न को रिकॉर्ड करके हमारे ही वेब ब्राउजर में या हमारे ही एप्लीकेशन में उसको सेव करके रख देते हैं। अब दोबारा अगर हम कोई भी चीज ओपन करते हैं आगे से जो कि गूगल एड्स या इस तरह के एडसेंस को सपोर्ट करती है, वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज या एडसेंस उन्हीं कुकी आवाज गई सर की। सर आपका आवाज चला गया सर। डाउन हो रही है सर वॉइस। आपका आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा सर। हाँ, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो एक सेकंड दीजिए, मैं अपना कनेक्शन जरा स्विच कर दूं। ओके सर। अभी सही है? अभी आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। दो सर एक कनेक्शन चीज़ पूछनी थी, आपने अभी कनेक्शन चेंज किया, डिस्कनेक्ट कैसे नहीं हुआ? एक्चुअली मैं भी यही सोच रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ, तो रिडंडेंट कनेक्शन तुरंत Okay, sir. वाईफाई पे तुरंत स्विच हो गया था। सही बता रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भी एक सेकंड के लिए यही सोचा था कि डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ जब मैंने चेंज किया। तो बैकअप में सर एक्चुअली आपके पब्लिक आईपी चेंज हो गया तो सर थोड़ा सा टाइम तो लगता ही वापस रिकनेक्ट होने में। नहीं, मैंने प्राइवेट चेंज की, मैंने बस गेटवे चेंज किया। ओके सर। Actually, we have two different connections in this Nilet in our office. एक अलग कंपनी का और एक अलग कंपनी का। तो मेरे ख्याल से मैं जिससे चला रहा था तो उसमें कुछ इशू आया, तो मैंने बस वही राउटर चेंज कर दिया। राउटर चेंज करने के लिए मैंने बस यहाँ पे गेटवे पे एड्रेस चेंज कर दिया, दूसरे राउटर से कनेक्ट हो गया मैं। ओके सर। वैसे एक सेकंड के लिए एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था कि डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। फिर याद आया कि अच्छा मैं तो वाईफाई से भी कनेक्टेड हूँ, तो फॉर मतलब रिडंडेंसी एक हमको मिल गई, तुरंत वाईफाई का स्विच हो गया था। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ट्रैकिंग कुकीज की। ये टॉपिक मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि बीच में कई डिसरप्शन हो गए थे नेटवर्क के। कुकीज टेम्परेरी स्टोरेज एक होती है आपके ही अपने ब्राउजर या एप्लीकेशन में। वर्चुअली कुछ स्पेस रिजर्व कर देता है आपका एप्लीकेशन या आपका ब्राउजर। इसमें आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कुछ भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं तो उस ब्राउजिंग पैटर्न को ये रिकॉर्ड करके उसमें रख लेता है। अब दोबारा जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो कोई भी वेब सर्वर है जो एडसेंस सपोर्ट कर रहा है, वो कुकीज से आपकी ब्राउजिंग पैटर्न को फेच करता है, चेक करता है आपकी ब्राउजिंग क्या है, आप क्या ब्राउज करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको एड्स रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। तो कुकीज बहुत अच्छे भी नहीं है और कहीं कहीं जगह फायदे के होते हैं, बहुत लेस, मैं बहुत कम ही जगह कहूंगा जहां आपका फायदा इसमें होता है। एक और बहुत अच्छी जगह इसका फायदा होता है, वो मैं आपको बताऊं, वो तो आप लोग डेली यूज करते ही होंगे। लाइक आप जो YouTube चलाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि आप YouTube पे जनरली जिस टाइप की वीडियो देखते हैं, अगली बार YouTube ओपन करने पे बिल्कुल वही उसी टाइप की वीडियोस आपको वो वहां पे सजेस्ट करता है। आप अगर अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं तो हमेशा वो आपको अरिजीत सिंह के ही वो सजेशंस आते रहेंगे, भले ही आप उसको सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, होता है। और अगर आप टिकटॉक के फैन हैं तो अक्सर आपके पास करण जौहर टाइप की वीडियोस आती रहेंगी, होता है। तो ये भी आपका कुकीज से ही पॉसिबल है।
कभी ध्यान दीजिएगा, कुकीज पूरी तरह से क्लियर करके उस एप्लीकेशन को चलाइएगा, आपका एप्लीकेशन एज अ न्यू चलेगा। पिछला आपका कोई रिकॉर्ड उसमें नहीं दिखेगा कि आपने क्या ब्राउज किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्च रिजल्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है। और दूसरा होता है सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट यूट्यूब सर ऐसा नहीं है। यूट्यूब में सर अगर क्लियर कर दो कुकीज नए ब्राउजर में चलाओ तो भी रिकमेंडेशन लेता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन में गूगल सर्वर पे रखता है। वो आप लॉगिन करते हैं तब, मैं बिना लॉगिन किए बोल रहा हूँ। अच्छा सर। लॉगिन करते वो तो आपकी आईडी से तो वो क्लाउड पे सिंक्रोनाइज तो करता ही है, आपकी सारी हिस्ट्री तो सेव रहती ही है। यही है, मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, सॉरी, मेरी सारी की सारी हिस्ट्री तो इस अकाउंट में ही सेव है। ये जो मेरा अकाउंट लॉगिन है, ठीक है, ये सारी हिस्ट्री तो मेरी इसमें सेव हो रही है, लेकिन अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं तो ये कहाँ सेव करेगा? फिर वो तो इसी मेरे सिस्टम पे ये जो भी ब्राउजर है इसके कुकीज में ही तो सेव करेगा। यस सर। दो केसेस हैं, एक आपका कुकीज एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जा रहा है आपके ही अकाउंट से। ठीक है पल्लव, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। अगर गलत हूं तो आप बताइए। नो सर, नो सर। सर जैसे शायद वीडियो चली होती है और हम उसको बंद कर देते हैं। मनदीप कुछ कह रहे हो आप? हेलो। हाँ बताइए। ये हाँ सर, बताइए। जो लोकल कुकीज़ का जैसे एग्जांपल लेके हम ये चल सकते हैं। जैसे सर हम कई बार ऐसे वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे और उसको बंद कर देते हैं, तो कई बार सर उसी को दोबारा चलाते हैं तो फिर उसी पोजीशन से चलती है। जैसे अगर 1 मिनट कुछ सेकंड पे चली होती है तो वो दोबारा उसी से दोबारा चढ़ने लग पड़ती है। नहीं, फिर वहां पे कैश आता है। अब मैं कैश ही आगे बताने जा रहा हूँ। ओके 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 सर, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कैश, CACHE, कैश। हमारे सिस्टम में कैश मेमोरी भी होती है। कैश और कैश मेमोरी में जमीन आसमान का अंतर है। डिस्कस करते हैं पहले कैश क्या होती है। कैश भी आपका एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है आपके ब्राउजर में या एप्लीकेशन में। इसका काम ये है, कोई भी चीज अगर आप रिपीटेडली विजिट कर रहे हैं, कोई भी पेज अगर आप रिपीटेडली विजिट कर रहे हैं, तो वो जो पेज है ऑब्वियसली उस पेज का कोई ना कोई साइज होगा। पेज भी एक फाइल ही तो है, और वो अगर फाइल है तो उसका भी कुछ एक साइज होगा। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज करते हैं कि हम गूगल का पेज अगर ओपन करते हैं तो गूगल के पेज की साइज सपोज दैट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 2 मेगाबाइट है। तो जितनी बार हम गूगल ओपन करेंगे वो 2 मेगाबाइट डेटा उस गूगल के सर्वर से मेरे सिस्टम पे ट्रांसफर होगा, तभी तो वो पेज हमें दिखेगा। ऐसे ही हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों पेजेस हैं जो हम लोग डेली विजिट करते हैं। कुकीज क्या करता है, टेम्परेरीली उन डेटा को, उस पेज को, उसकी एक कॉपी बना के हमारे ही सिस्टम में, हमारे ही ब्राउजर के अंदर उन्हें रख लेता है, स्टोर करके रख लेता है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम वो पेज विजिट करते हैं तो हमारा सिस्टम उस सर्वर से रिक्वेस्ट ना करके हमारे ही सिस्टम से वो डेटा दिखा देता है, और बैकग्राउंड पे सर्वर से बस चेक करा लेता है कि हाँ वो पेज अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है। तो फायदा क्या है, वो 2 मेगाबाइट जो डेटा है वो बचा। वहां सर्वर से यहां तक आने में ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, और हमारे ही सिस्टम से वो डेटा दिखा दिया जाएगा तो कम टाइम लगेगा। डेटा ट्रांसमिशन भी बची, नेटवर्क पे ट्रैफिक भी कम हुआ। ठीक है। और आपका पेज कुछ फास्ट खुल भी गया। यूट्यूब पे जब हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उनकी भी जो भी वीडियोस हैं जो हम प्ले कर रहे हैं, जो भी बफर हो रहा है, वो भी वो भी टेम्परेरी हमारे सिस्टम में आके कुकीज कैश के फॉर्म में वो सेव भी होता जा रहा है। आप कहीं वीडियो आप कोई प्ले कीजिए और बफर कर लीजिए। बफर करने के बाद, बफर करने का मतलब कुछ सेकंड चला के पॉज कर दीजिए, आपकी आगे की 5 मिनट की वीडियो अपने आप डाउनलोड होके आ जाएगी सामने। ठीक है। उसके बाद अपने कैश को क्लियर कीजिए, देखिए वहां पे सब 0 हो जाएगा, फिर आपकी वीडियो शुरू से शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे कुकीज की बात क्यों आई? यहां पे कुकीज की बात इसलिए आई कि
कुकीज हर जगह बुरे नहीं है, कहीं अच्छे भी हैं तो कहीं कहीं बुरे भी हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो भी ब्राउजिंग हो 2-3 दिन में कैश और कुकीज को क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है, उन्हें रखे नहीं रखना चाहिए। सर हेलो हेलो। हाँ कह सकते हो पलक। सर तो हम कैश को ये मान जैसे के चलें यही कि है, मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स ओपन किया, मैं पहले से लॉगिन हूँ, मुझे दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, कीज और कैश की ही हेल्प से ये पॉसिबल हुआ। हाँ कुछ पूछ रहे थे आप? ये सर हम कैश को ये मान के चलें कि जैसे कुकीज़ का जो डाटा स्टोर होता है मतलब जो इसमें कुकीज पीसी आपका या मोबाइल ब्राउजिंग पैटर्न को रिकॉर्ड करता है और कैश पेजेस को रिकॉर्ड करता है, हर वो पेज को उठा के कॉपी बना के रखेगा। दोनों में डिफरेंस है। ओके सर, दोनों अलग अलग है, ओके सर। ठीक है। अब बात करते हैं एडवेयर, पॉपअप और पॉप अंडर की। एडवेयर्स क्या होते हैं? एडवेयर भी देखो स्पाईवेयर की तरह होते हैं, लेकिन इनका इंफॉर्मेशन कुछ एड से ही रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एड से रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं क्या है। Adware is a form of spyware used to collect information about the user based on website the user visits, जो भी वेबसाइट यूजर विजिट करता है उसके अकॉर्डिंग। That information is then used for targeted advertising। अभी जो मैंने एडवेयर का एक एग्जांपल लिया था, कुकीज के थ्रू एक एग्जांपल लिया था, वो एडवेयर के ही थ्रू था। Adware is commonly installed by a user in exchange of a free product. When a user opens the web browser, Adware can start new browser instance with attempt to advertise product or services based on the user surfing practices. The unwanted browser window can open repeatedly and can make surfing the internet very difficult, especially with slow internet connections like Airtel and all. Adware can be very difficult to uninstall. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूरा एक ब्राउजर ही वो डाउनलोड कर देता है। कोई ऐसे अगर एडवेयर रहता है, कोई पूरा ब्राउजर, और आप कोई भी पेज ओपन करिए वही ओपन हो जाता है। सर्च इंजन आपका गूगल के अलावा कुछ और बदल जाता है। ये सारे एडवेयर की एग्जांपल है और उनको अनइंस्टॉल करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कंट्रोल पैनल में दिखते ही नहीं है। पॉपअप्स एंड पॉप अंडर्स। अक्सर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो कभी कभी कहीं क्लिक कीजिए चाहे ना कीजिए, अपने आप विंडोज, छोटे छोटे विंडो खुलने लगते हैं, पॉपअप्स खुलने लगते हैं, जिससे काफी टीडियस हो जाता है किसी वेबसाइट को ओपन करना। ऐसा स्पेशली तब होता है जब आप अक्सर फ्री की चीजें जब डाउनलोड करते हैं, फ्री मूवीज, फ्री सॉन्ग्स, तो उसमें देखते होंगे ना 50-60 डाउनलोड बटन्स होते हैं। याद आई कोई ऐसी वेबसाइट? यस सर। 50-60 से ज्यादा डाउनलोड सारी वेबसाइट है सर ऐसी। हाँ ऑलमोस्ट सारी है सर। टोरेंट। हाँ टोरेंट। आजकल तो ऐड से ही कमाई चल रही है सर। आपको मैं अभी इसके बाद एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, जिससे आपके सिस्टम पे ऐड आएंगे ही नहीं। इवन अगर आप YouTube भी देखेंगे, YouTube के प्रीमियम मेंबर नहीं है, फिर भी ऐड नहीं आएंगे। अभी ट्रिक बताता हूँ। एडब्लॉकर सर। हाँ, थ्रू टेलीग्राम। मोबाइल पे अगर सर कोई ट्रिक है तो बताइए, लैपटॉप पे सर काफी इजी है उसका। देखिए जयदीप, टेलीग्राम का जहां तक मैं उतना बहुत यूज नहीं करता हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से ये है कि अगर कोई डायरेक्ट डाउनलोड लिंक अगर मिलती है टोरेंट में, अरे सॉरी उसमें टेलीग्राम में, ऐसे वाले भी मैसेजेस आते हैं जिसमें सीधे डाउनलोड बटन लगा होता है, तो वो सेफ है। लेकिन अगर वो किसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करवाता है, दैट इज नॉट सेफ। जहां तक मेरी रिसर्च है मैं यही समझता हूँ। टेलीग्राम टोरेंट मैं भी यूज करता हूँ, तो वैसे मुझे ज्यादातर टोरेंट से ही मिल जाता है, टेलीग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल नेटफ्लिक्स ले रखा है तो
और भी जरूरत नहीं पड़ती। सर फॉर एग्जांपल सर गरीबों का मसीहा। हाँ, टॉरेंट इज लाइक मसीहा, मतलब सर फिल्म रिलीज होने से पहले लीक हो जाती है टोरेंट पे। सर कितना हाँ, सेफ ये मान के तो है। चलेंगे फिर टोरेंट को सर? टॉरेंट इज अ वेरी गुड थिंग। इवन जब इंडिया में पूरी तरह से बैन हुआ था तब भी मैं यूज करता था प्रॉक्सीज वगैरह लगा के। ये सर नहीं, इसको कितना सेफ मान के चले हम टोरेंट को सर? मत मानिए, सही ये सही नहीं है। पहली चीज वो ये ना illegal- सर, मैक्सिमम क्रैक चीजें होती हैं इस पे, या फिर मतलब एकदम। हाँ, ये सर पहली फिर चीज तो इलीगल है, इसका यूज करना यस इंडियन आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल है। यस सर। हम लोग जो भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यही है, एक टॉरेंट पायरेट, ये भी प्रॉक्सी सर्वर के ही थ्रू ओपन होता है, डायरेक्टली ये नहीं सर ओपन होता ये सर पहले काफी बंद किए थे उन्होंने टोरेंट साइट, जैसे है। ISO हंट मैं वगैरह वैसे सबसे होती थी ज्यादा इसी पहले। को यूज करता हूँ। ये सर Sir, if you use VPN, then is it safe? Actually, it is not actually safe. It is safer. अभी जो आपकी सिनेरियो है उससे थोड़ा सा सेफ हो जाएगा। परफेक्ट नहीं रहेगा लेकिन थोड़ा सा, हाँ मतलब सेफ हो जाएगा। VPN आपको एक आपके और आपके डेस्टिनेशन के बीच में एक प्राइवेट आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर देता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जिसको बोलते हैं। एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा आपसे आपके सर्वर तक जाता है। ठीक है सर। हाँ, बताइए सर जो VPN फ्री में मिलता है, तो जो लोग ये VPN फ्री में मतलब देता है, तो उन लोगों का प्रॉफिट क्या होता है? एड्स, सिर्फ एड्स के लिए? और वो फ्री कुछ ही टाइम तक के लिए रहता है पलाश। ओके सर। कोई भी ऐसे परमानेंट फ्री वाला VPN नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। अच्छा, एक चीज तो आपको पता ही होगा कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म अगर बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स अगर हिट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका रेट बढ़ जाएगा। मतलब कोई ऐसी वेबसाइट है जो रोज लोग विजिट कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग विजिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस पे ऐड लगाने की कीमत कहीं ज्यादा होगी, लाइक IRCTC। ठीक है, ये भी उसके पीछे एक लॉजिक है। Then sir, if we use VPN, no one can intrude between my PC and my target URL, or is that also can be breached? अब इसके पीछे बहुत एक गहरा लॉजिक आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जयदीप सुनिए, जब आप VPN लगाते हैं, ये फ्री वाले जो VPN लगाते हैं, तो आपसे आपके टारगेट के बीच में वो कनेक्शन नहीं हो रहा है। पहले तो उस सर्वर के थ्रू हो रहा है, सर्वर पे हो रहा है जो आपको ये VPN प्रोवाइड कर रहा है, जो VPN सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तरह से जो भी डेटा ब्रीच होना है वो सर्वर आपसे ब्रीच कर ही सकता है। आपके और आपके टारगेट के बीच में डायरेक्ट VPN नहीं है। अगर कोई ऐसे प्रोवाइड आपको कर रहा है तो वो थ्रू किसी न किसी सर्वर से ही प्रोवाइड कर रहा है और सर्वर तक आपका डेटा जा ही रहा है, वो आपको समझ सकता है। तो एक उसमें ब्रीच तो, डेटा ब्रीच तो पहले ही आ गया। ठीक है, और फ्री वाले की कोई गारंटी होती भी नहीं है, कह रहे हैं ना भी हो सकती है। हाँ, इनसिक्योर VPN खुद आपका डेटा वो ब्रीच कर सकता है। VPN सारे के सारे ऐसे रिलायबल नहीं होते ना, कुछ ही होते हैं जो आपको रिलायबल मिलेंगे। टॉरेंट इज लाइक अ पीयर टू पीयर कनेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही है। इफ वी डोंट यूज इट टू डाउनलोड इलीगल पायरेटेड डेटा, स्टिल इट इज इलीगल टू यूज। देखिए, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इस प्लेटफॉर्म को ही इलीगल कर दिया गया है।
कायदे से तो ये होना चाहिए कि मुझे अगर कोई एक डेटा अगर आपके पास भेजना है, मैं उसको एज अ टॉरेंट आपको अगर सीड कर दूं, तो मेरे और आपके बीच में कनेक्शन है, तो तीसरा बंदा है नहीं, दैट इज ओके। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को ही इलीगल कर दिया गया है। यहां तक सबका क्लियर है? पॉपअप और पॉप अंडर बताते हैं हम। पॉपअप्स क्या है? पॉपअप्स वही है कि आप किसी भी अगर टारगेट पे आप क्लिक करना चाहते हैं, किसी चीज को समझ के, सपोज दैट कोई एक डाउनलोड लिंक है, उस डाउनलोड लिंक को ही समझ के अगर आप डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो डाउनलोड लिंक नहीं है, वो एक ऐड निकल के आ गया, ठीक है, ये होता है पॉपअप्स। अगर करंट ब्राउजर में अगर फ्रंट पे ओपन होके आ जाता है तो वो पॉपअप है, और अगर ओपन हो के बैकग्राउंड में चला जाता है तो पॉप अंडर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर आज तक मुझे इतने सालों में कोई अगर सबसे फायदे की चीज लगी जो इन पॉपअप्स और पॉप अंडर से निजात दिला सकती है, तो वो है एड ब्लॉकर प्लस। आप में से बहुत लोग यूज भी कर रहे होंगे, बहुत लोग नहीं भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं सबको ही बता देता हूं। आप अपने क्रोम ब्राउजर एक्सटेंशन की तरह एक एड ब्लॉकर प्लस होता है, मैं यूज भी कर रहा हूं। सर उसके चलते तो बहुत सारा साइट खोल ही नहीं सकते एड ब्लॉक से। एड ब्लॉकर अगर रहता है तो बहुत सारा साइट नहीं खुलेगा, वो बोलेगा कि पहले एड ब्लॉकर डिसेबल करो। हाँ होता है, जैसे मैं एड ब्लॉकर प्लस डाला हूं और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करता हूं, नहीं खुलता, तो टेम्परेरली उस पर्टिकुलर साइट पे मैं उसको पॉज कर सकता हूं। हाँ सर, मतलब जो जो साइट में एडसेंस चलता है उन लोग ही बंद कर देता है, मतलब वो नहीं, हाँ, जो बहुत लालची साइट होती है वो तो बंद कर देती है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं इसका यूट्यूब का, ये डालने से क्या होता है, मैं यूट्यूब पे कोई प्राइम मेंबर नहीं हूं मैं, लेकिन मैं कितनी ही वीडियो क्यों ना चलाऊं, एक भी एड मेरे किसी भी वीडियो पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं आती। पूरी पूरी मूवी देख लो यूट्यूब पे, लेकिन एक भी एड नहीं आती, कोई पॉपअप्स नहीं खुलते, भले ही मैं टॉरेंट का ही कोई साइट ओपन करके क्यों ना बैठा हूं, ठीक है। तो फायदा तो है। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में कहेगा कि आपके यहाँ, और चाहे एक और है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन निकालने के लिए एक साइट होती है, वो भी मना करता है कि आपके पास एड ब्लॉक लगा है, हम नहीं ओपन होंगे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी ही एड पे चल रही है। वो सर ये न्यूज की वेबसाइट से अधिकतर कोई नहीं खोलता सर ये। हाँ, न्यूज की वेबसाइट ज्यादातर नहीं खुलता। अभी मैं यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ओपन करूं, ये मना कर देगा शायद। सर ये तो हो गया आपका ब्राउजर का सोल्यूशन। अगर मतलब यूट्यूब पे ऐप ये सब यूज करे तो इसका एड ब्लॉकर मतलब ब्लॉकर कुछ है क्या फोन पे? हाँ सर। नहीं, फोन पे नहीं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। एक्सटेंशंस बहुत अच्छी चीजें होती हैं, एक्सटेंशंस अगर यूज किया करा बहुत काम की चीज है। एड ब्लॉक से खैर मुझे तो पर्सनली, मैं पिछले साल 2 साल से मैंने अपने यूट्यूब पे तो एक भी वीडियो, एक भी एड नहीं देखा है, और कहीं से भी कोई फर्जी डाउनलोड लिंक वगैरह मेरे पे नहीं दिखा है, कोई पॉपअप आज तक मेरे में फालतू नहीं खुला है। 2-3 साल से तो मैं यूज कर ही रहा हूँ, और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगे। तो आई थिंक नाउ वी डिजर्व अ 10-minute ब्रेक। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और क्वेश्चंस तैयार रखिए, आते हैं बस 10 मिनट में। ओके सर, एक क्वेश्चन है सर ऑलरेडी। हाँ, मैं पूछिए, पूछ लीजिए फिर जाए। सर बोल रहा हूँ कि जो आपने कहा कि एड ब्लॉकर जो ब्लॉक कर देते हैं एड्स, तो बेसिकली कि जेएस के रेस्पेक्टिव में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं बाय, जो कि एड्स को, जितने सारे एड्स है उसी को ब्लॉक करते हैं और बाकी को नहीं एड ब्लॉक हाँ, करते हैं। हाँ,
उसी की स्क्रिप्ट को डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक करता है। तो बेसिकली सर कभी कभार मेन स्क्रिप्ट को भी कभी कभार ब्लॉक कर देते हैं, मान लीजिए कुछ कभी कभी हो फंक्शनलिटी जाता है, होते हैं। बहुत रेयर, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम्म, तो वो लोग बेसिकली जेएससी फाइंड आउट करते हैं ना स्क्रिप्ट को। ओके सर। चलिए आते हैं 10 मिनट में। ओके सर। ओके। ওকে স্যার, আমি কালকে আমি
आगे सभी लोग स्टार्ट करें। यस सर। एग्जैक्टली 10 मिनट्स। कोई क्वेश्चन है या बढ़े आगे स्पैम की तरफ? चलिए पढ़ते हैं स्पैम की तरफ। Another annoying byproduct of our increasing reliance on electronic communication is unwanted bulk email. Reliance का मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जैसे हम जीमेल का एग्जांपल लें, तो जीमेल में आप सभी लोग जो जीमेल यूज करते हैं या कोई भी मेल यूज करते हैं, तो उसमें 10 में से 5 जो मेल्स होते हैं या कभी कभी उससे ज्यादा भी, वो पूरी तरह से आपके किसी काम के होते नहीं है। कोई ना कोई प्रमोशन होती है, कोई ना कोई ऐड होता है। स्पैम वो मेल्स होती हैं जिनमें किसी भी और चीज की लिंक होती है। कभी किसी भी इंसान को अगर आप मेल करते हैं, तो वो मेल में अगर आपने कोई लिंक डाली है तो ऑटोमेटिकली उसके स्पैम फोल्डर में चली जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं। इसमें जंक ईमेल, ये देखिए, अभी तो इसने पूरा क्लियर कर दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी आपके यहाँ पे प्रमोशंस, ये सारे बस सारी प्रमोशन ही है, आपके किसी काम की मेल ये है नहीं। इस तरह के मेल कैसे सैचुरेट किए जाते हैं? किसी भी मेल में अगर लिंक होती है, ठीक है, वो लिंक वाली मेल अपने आप प्रमोशनल मेल या स्पैम कही जाती है। ऐसे बल्क ईमेल्स आते हैं, वो आपके लिए नहीं है। ऐसे मेल वो हजारों लाखों लोगों को भेजे हुए हैं, वो बल्क मेल्स होती हैं। Sometimes merchants do not want to bother with targeted marketing. They want to send their email advertising to as many end users as possible, hoping that someone is interested in their product or service. 1 लाख लोगों को मेल कर दो, कोई एक तो उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। 1 लाख लोगों को मेल करोगे तो भी वो फ्री ही होगा। मेल तो पूरी तरह से फ्री है, तब भी फ्री है। लाख लोगों को करो तो भी एक तो उसमें हो सकता है इंटरेस्ट दिखा दे। इस तरह के मेल को हम बल्क मेल कहते हैं। इट इज एन स्पैम, इज अ सीरियस नेटवर्क थ्रेट दैट कैन ओवरलोड ISPs। फालतू ईमेल्स भेजने से वो फ्री तो होता है, लेकिन नेटवर्क पे फालतू बर्डन भी पड़ता है। ठीक है, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग स्पैम इज कॉल्ड ए स्पैमर। स्पैमर ऑफन मेक यूज ऑफ अनसिक्योर्ड ईमेल सर्वर्स टू फॉरवर्ड ईमेल। नॉर्मल ईमेल सर्वर्स क्या होते हैं? बल्क मेल्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनसिक्योर ईमेल सर्वर्स को यूज करते हैं टू फॉरवर्ड दीस काइंड ऑफ मेल्स। स्पैमर्स कैन यूज हैकिंग टेक्निक्स सच एज वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस टू टेक कंट्रोल ऑफ सम होम कंप्यूटर्स। इनके थ्रू वो ट्रोजन्स भी भेज सकते हैं, ठीक है, वायरसेस भी भेज सकते हैं, जो कि एक थ्रेट होगा। It is estimated that every user on internet receives over 3,000 spam emails in a year. ठीक है,
इससे कहीं ज्यादा ही हो जाता है, मेरे में तो कम से कम 35-40 हजार हो जाते हैं। Spam consumes large amount of internet bandwidth and is a serious enough problem that many countries now have laws governing spam use. अब इसी में देखिए, अगर 35,000 मेल मेरे मेल बॉक्स में पड़ी हुई है जो कि स्पैम है, मेरे किसी काम की नहीं है, बल्क मेल है, तो मुझे जो 15 GB जो डेटा मिला हुआ है जीमेल से, उसमें कुछ स्पेस तो इसका भी कंजम्पशन होगा। 35,000 मेल का कुछ नहीं होगा तो 1 GB तो होगा ही होगा, जो अपने पांव पसार के बैठा हुआ है मेरे मेल बॉक्स में, है ना। तो एक तरह से यह थ्रेट ही है एक, और उसमें हो सकता हो कि किसी हैकर ने ट्रोजन्स भेजे हो, वायरसेस भेजे हो, स्पाईवेयर्स भेजे हो। अगर मैं उनको मेल को ओपन करूं तो मेरे सिस्टम पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं लगेगा। ठीक है। Antivirus software. Even when the operating system and application have all the current patches and updates, they may still be susceptible to attack. Any device that is connected to the network is susceptible to viruses, worms, and Trojan horses. They may be used to corrupt operating system code, affect computer performance, alter application, and destroy data. आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इतने दिन से आप लोग सिस्टम चला रहे हैं, कभी ना कभी हुआ होगा कोई ना कोई एप्लीकेशन करप्ट हो गई होगी, या ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो गया होगा। कैसे हुआ? किसी न किसी वायरस ने, किसी न किसी ट्रोजन ने आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। Some of the signs that a virus, worm or Trojan horse may be present include, कैसे पता लगे कि आपके सिस्टम में कोई वायरस है, वर्म है, ट्रोजन है, कैसे पता लगे? कंप्यूटर स्टार्ट्स एक्टिंग एबनॉर्मली, पहले तो अजीब हरकतें करना शुरू करेगा कंप्यूटर, मतलब यहाँ पे अजीब हरकतों से मतलब है परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। प्रोग्राम डज नॉट रिस्पॉन्ड टू माउस और की स्ट्रोक्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कीबोर्ड पे बटन प्रेस करते हैं लेकिन स्क्रीन पे कोई असर नहीं पड़ता। प्रोग्राम्स अपने आप स्टार्ट होने लगेंगे, अपने आप क्लोज होने लगेंगे बिना आपके इंटरप्शन के। ईमेल प्रोग्राम्स बल्क ईमेल भेजना शुरू कर देंगे। जैसे मैं यूज करता हूं MS आउटलुक यूज करता हूं और मॉजिला थंडरबर्ड यूज करता हूं, मुझे पता भी नहीं और पीछे से पता नहीं कितने लोगों को, जितने लोग मेरे एड्रेस बुक में, उनको मेल जानी शुरू हो गई। CPU यूजेस इज वेरी हाई। ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्रोग्राम आपके लेजिटिमेट यूजेस के लिए नहीं है, आपको परेशान करने के लिए है, तो फालतू में ऐसे प्रोसेसिंग टास्क देना शुरू कर देगा प्रोसेसर को कि प्रोसेसर उसी में बिजी हो जाएगा। आप अब Ctrl+Alt+Delete दबा के देखिए, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अक्सर आप देखेंगे डिस्क यूजेस 100%, वो कंसिस्टेंट बनी ही 100% पे, या CPU यूजेस 100%, CPU 100% लगातार यूज हो रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ एनी प्रोग्राम जो कि लगातार बल्क में प्रोसेस करा रहा है आपके CPU से। ठीक है। There are unidentifiable or large number of processing running, बहुत सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं जिसकी वजह से CPU यूजेस आपका हाई जा रहा है। कंप्यूटर स्लोज डाउन सिग्निफिकेंटली और क्रैशेस, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा सिस्टम, या रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, क्रैश हो जाएगा। यहाँ पे क्रैश का मतलब ये नहीं कि इमेज पर से कूद के जमीन पे चला गया, रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। एंटी स्पाईवेयर एंड एडवेयर, पॉपअप ब्लॉकर्स। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो इनसे बचाते हैं। सबसे पहले तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 या हायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक होता है डिफेंडर, होता है, यूज किया है, या सीधे 999 रुपए वाले एंटीवायरस ही खरीद के डाले हो? आपके विंडोज में भी, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में भी, आजकल के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसमें एक डिफेंडर होता है, माइक्रोसॉफ्ट खुद ही देता है। यस सर। वो डिफेंडर भी बहुत अच्छा एक तरह से एंटी वायरस है। आपने जो रैंसमवेयर सुना है, सबसे पहले डिफेंडर ने ही उसे डिटेक्ट किया था। डिफेंडर ही है जो आपको सबसे पहले उससे बचाया था। ठीक है, तो डिफेंडर भी काफी कैपेबल है। आप चाहें तो कोई एंटीवायरस ना रखें, सिर्फ डिफेंडर ही रखें। मैं खुद भी कभी कोई एंटीवायरस नहीं रखता, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप कोई एंटीवायरस रख रहे हैं तो। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या एंटी स्पाईवेयर या एंटी एडवेयर आपके सिस्टम में ऐसे ट्रैकर्स को रोकते हैं, वायरसेस को रोकते हैं डिप्लॉय होने से। ठीक है, पॉपअप ब्लॉकर्स, आपके ब्राउजर पे एक्सटेंशंस आती हैं पॉपअप ब्लॉकर्स की। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था एड ब्लॉकर वाला, उसका भी काम वही है। ठीक है सर, क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर जैसे कि विंडो डिफेंडर होता है सर, तो जो ओरिजिनल विंडो होता है सर, वही तो मतलब उसी में तो सर अच्छे काम करेगा। वो जैसे हम पायरेटेड करते हैं उसमें काम नहीं करेगा ढंग से सर, ये ऐसा है सर क्या? देखो करता है, लेकिन आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। जो पायरेटेड वाले होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप अपडेट करेंगे तो अपडेट होने पे वो आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर से कनेक्ट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर चेक करेगा कि पहले आपको ओरिजिनल रखे हैं कि नहीं। ओरिजिनल नहीं रखे होंगे तो तुरंत वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा, यू मे बी द विक्टिम ऑफ सॉफ्टवेयर काउंटरफिटिंग। ठीक है, तो अपडेट अगर कोई चीज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो थोड़ी उसकी एफिशिएंसी आपको कम मिलेगी। जो मान लो आज कोई अगर वायरस इंट्रोड्यूस हुआ है 13/7/2021 को, आपका एंटीवायरस 6 महीने पुराना है, तो वो कहां से आज वाले वायरस को डिटेक्ट कर पाएगा। इसीलिए हमेशा एंटीवायरस प्रोग्राम्स को अपडेट रखना जरूरी है। एक सेकेंड, फायरवॉल, फायरवॉल कोई बताएगा? सर अनवांटेड थिंग दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम अदर, जो होता है जैसे बाहर की जो चीज अंदर बाहर ना सके, जो खराब चीज हो जाए। अनवांटेड ट्रेसपास को आपके सिस्टम तक आने से रोकता है और आपके सिस्टम से बाहर जाने पे भी रोकता है। फायरवॉल्स कई तरह के होते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये अगर आपका सिस्टम है, इस सिस्टम के ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होता है, चाहे तो आप अलग से भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा वॉल जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। कहने का मतलब यही है, समझ सकते हैं आप इससे, कि कोई भी अनवांटेड ट्रेसपास, जो रिक्वेस्ट आपने नहीं की है, इस सिस्टम को वही दिखाना चाहिए ना। सर्वर से जो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, सिर्फ वही रिक्वेस्ट इसके पास वापस आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो अनवांटेड अगर कोई आपके सिस्टम तक पहुंचना चाहता है तो उस कनेक्शन को ये रोक देता है। प्राइवेट का भी फायरवॉल होता है और पब्लिक का भी होता है। मतलब प्राइवेट नेटवर्क वाले भी ट्रेसपासिंग रोक सकता है आपका सिस्टम, और प्राइवेट पब्लिक वाले को भी रोक सकता है। ठीक है, यहां पे क्या क्या है इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। Firewall is one of the most effective security tools available for protecting internal network user from external threats. A firewall resides between two or more networks and control the traffic between them, as well as helps prevent unauthorized access. Firewall products use various techniques for determining what is permitted or denied access to the network. इनके पास कंप्लीट पूरा लिस्ट होती है कि क्या क्या चीजें परमिटेबल है, क्या क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिस्टम में फायरवॉल इनेबल्ड है,
तो आप लोकली उस सिस्टम को रिमोट पे नहीं ले सकते। पैकेट फिल्टरिंग हर पैकेट को चेक करता है। प्रिवेंट्स और अलाउज एक्सेस बेस्ड ऑन आईपी और मैक एड्रेसेस। एप्लीकेशन वेबसाइट फिल्टरिंग prevents or allows access based on application. Website can be blocked by specifying a website URL, address or keywords. फायरवॉल में आप ये भी रूल लगा सकते हैं कि ये वाली पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं खोलनी, ये वाली वेबसाइट ही ओपन करनी है। आप ये भी प्रिवेंट कर सकते हैं। SPI या स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन। इनकमिंग पैकेट्स मस्ट बी लेजिटिमेट रिस्पॉन्सेज टू रिक्वेस्ट फ्रॉम इंटरनल होस्ट। जो रिक्वेस्ट की गई है होस्ट के द्वारा उसी रिक्वेस्ट का ही रिप्लाई आना चाहिए और इधर उधर का नहीं। अनसॉलिसिटेड पैकेट्स आर ब्लॉक्ड अनलेस परमिटेड स्पेसिफिकली। ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर देगा जब तक कि आप उसको परमिशन ना दीजिए। SPI can also include the capability to recognize and filter out specific type of attacks such as DOS. DOS attack को भी ये prevent करता है। Firewall product may support one or more of these filtering capabilities. Additionally, firewall often perform network address translation. NAT translate an internal address or group of addresses into the outside public address that is sent across the network. This allows internal IP addresses to be concealed from outside users. Firewall products come packaged in various form. कैसे कैसे फायरवॉल आपको मिलते हैं? Appliance based firewall. Appliance based firewall is firewall that is built into a dedicated hardware known as security appliance. इसको हम लोग हार्डवेयर फायरवॉल भी बोलते हैं। ये इस तरह का जो फायरवॉल है वो हार्डवेयर में ही इनबिल्ट रहता है। सर्वर बेस्ड फायरवॉल कंसिस्ट ऑफ फायरवॉल एप्लीकेशंस that runs on network operating system such as Unix, Windows और Novell। इस तरह के फायरवॉल एक सर्वर पे डिप्लॉय किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड फायरवॉल is implemented by adding firewall functionality to an existing device such as router। इंटीग्रेटेड फायरवॉल्स आपके राउटर पे लगाए जाते हैं। पर्सनल फायरवॉल जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही जब आप नेटवर्क्स में जाएंगे तो उसमें फायरवॉल का ऑप्शन आता है। वो भी आपको पब्लिक, प्राइवेट, डोमेन, 3 तरह के वो दे देता है ऑप्शन, किस कौन सा ब्लॉक करना है, कौन सा रखना है, क्या उसमें क्या अगर कोई एडिशनल फंक्शनलिटी आपको लगानी है, कोई एक्सेस कंट्रोल लगाना है, आप लगा सकते हैं। यूजिंग अ फायरवॉल by placing the firewall between the internal network intranet and the internet as a border device, all traffic to and from the internet can be monitored and controlled। हर ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता है जो भी उससे पास हो रहा है। This create a clear line of defense between internal and external network। आप जिससे एनालिसिस कर सकते हैं अपने पैकेट्स की, अपने कनेक्शन की। However, there may be some external customer that required access to internal resources। A demilitarized zone या DMZ can be configured to accomplish this। एक मिनट, the term demilitarized zone या DMZ is borrowed from the military, where a DMZ is designated area between two powers where military activist is not permitted। In computer networking, a DMZ refers to the area of network that is accessible to both internal and external users। It is more secure than the external network, but not as secure as internal network। It is created by one or more firewalls to separate the internal DMZ and external network। Web servers for public access are frequently placed in DMZ। एक नॉन एक्सेसिबल एरिया क्रिएट किया जाता है जिसको कहते हैं डीमिलिटराइज्ड जोन, DMZ, बिटवीन द टू फायरवॉल्स, ठीक है। अब चलते हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबल मतलब एक तरह से खतरा कह सकते हो। ऐसे बहुत से टूल्स आते हैं जिनसे आप एनालाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्क की सिक्योरिटी। These are known as security scanners and can help identify areas where attack might occur and offer guidance on steps that can be taken।
ये आपके नेटवर्क को पूरा स्कैन करता है, चेक करता है कि यहाँ पे ट्रेसपासिंग कहाँ से हो सकती है और आपको तरीके बताता है कि कैसे उसको रोकें। While the capabilities of the vulnerability analysis tool can be based on manufacturer, some of the more common feature include determining, इनके फीचर इनके वेंडर टू वेंडर चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन ये आपको कुछ चीजें, बेसिक चीजें तो सारे बता ही देते हैं, जैसे नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, कितने होस्ट हैं आपके नेटवर्क पे, कौन सी सर्विसेज ऑफर हो रही हैं होस्ट पे, द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्जन ऑफ द होस्ट, हर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन भी बताएगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, कौन से पैकेट फिल्टर्स यूज हो रहा है, कौन सा फायरवॉल यूज हो रहा है, कहां हो रहा है, ये सारी चीजें बताएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग ये है कि आप अपने नेटवर्क पे क्या क्या चीजें कर लीजिए तो अच्छा है। डिफाइन सिक्योरिटी पॉलिसीज, फिजिकली सिक्योर सर्वर एंड नेटवर्क इक्विपमेंट, अपने सर्वर को लॉजिकली तो सिक्योर करना ही है, फिजिकली भी करना है कि वहां तक कोई बंदा पहुंच ना पाए कमरे में बंद करके। सेट लॉगिन एंड फाइल एक्सेस परमिशंस, मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह इंप्लीमेंट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रॉपरली अपडेट किया कीजिए, एप्लीकेशंस को अपडेट किया कीजिए। डिफॉल्ट सेटिंग्स कभी नहीं रखना, एंटीवायरस एंटी स्पाईवेयर भी चलाते रहना है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना है। अपने ब्राउजर में पॉपअप स्टॉपर, एंटी फिशिंग, प्लगइन मॉनिटर, ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी है, एक्सटेंशंस और फायरवॉल यूज करना। ठीक है, ये था आपका बेसिक नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अगला जो चैप्टर है आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरनेट एंड यूजेस, 4-5 स्लाइड का ही है, 1 2 3 4, हाँ बस 4 ही स्लाइड का। पढ़ा दीजिए सर। वो भी निपटा दें? यस सर। कल कराते हैं, हाँ कल 5 मिनट में ही हो जाएगा। डे 14 से पवन सर क्लास लेंगे, प्लानिंग द एड्रेसिंग स्ट्रक्चर जैसे आएगा, फिर उसके बाद पवन सर टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, ओके सर। वहां से फिर प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा। मैं आपसे कुछ एप्लीकेशंस आज शेयर करूंगा। ठीक है, ओके सर। 1 टेस्ट डाउनलोड है, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सर। आज यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए फिर क्लास